नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो इसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा हम करने वाले हैं वो इस मायने में बहुत विशेष हो जाती है कि जब हम भारत में किसी खबर की बात करते हैं तो उसमें राष्ट्र सर्वोपरि की भावना निहित होती है, लेकिन नापाक पाकिस्तान में राष्ट्र से ऊपर वहां की राजनीति नजर आने लगती है। पाकिस्तान की राजनीति में अपने विरोधियों को रास्ते से हटाने का इतिहास नया नहीं है, लेकिन इस समय रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी अडियाला जेल में जो कुछ घटित हो रहा है उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के प्रमुख 73 वर्षीय इमरान खान को लेकर जिस तरीके का ढोंग और रहस्यमयी रवैया शहबाज शरीफ सरकार और फौज प्रमुख जनरल असीम मुनीर द्वारा अपनाया जा रहा है, वो किसी बड़े कूटनीतिक और राजनीतिक षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। पहले अचानक जेल के भीतर इमरान खान की मौत की अफवाहें उड़ाई जाती हैं, फिर सरकार द्वारा उसे खारिज किया जाता है। इसके बाद जब मेडिकल इमरजेंसी के बीच कोर्ट के कड़े हस्तक्षेप पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है तो महज कुछ ही घंटों में आनन फानन में बिना पूर्ण इलाज के वापस उसी अंधेरी काल कोठरी में धकेल दिया जाता है। आखिर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के मन में इतना डर क्यों है? क्या ये महज एक बीमार कैदी के इलाज की प्रक्रिया है या फिर जेल की सलाखों के पीछे ही इमरान को धीरे धीरे खत्म करने का कोई खतरनाक प्लान? गुरुवार देर रात जब 73 वर्षीय इमरान खान को अडियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लाया गया तो पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अस्पताल की बत्तियां बंद कर दी गई, वहां तैनात कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए और मीडिया को दूर खदेड़ दिया गया। 6 डॉक्टरों की एक टीम ने उनकी जांच की, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के तुरंत बाद उन्हें भर्ती रखने से इनकार कर दिया और वापस जेल भेजने का फरमान सुना दिया गया। सवाल उठता है कि जिस नेता की मेडिकल रिपोर्ट में उनके ब्लड प्रेशर के गंभीर उतार चढ़ाव, घटती बढ़ती नब्ज, मानसिक तनाव और शरीर में ब्लड क्लॉट बनने की गंभीर चेतावनियां दी गई थी, उसे बिना ऑब्जर्वेशन में रखे रातों रात वापस जेल क्यों धकेल दिया गया? क्या शहबाज सरकार को यह डर था कि अगर इमरान अस्पताल में भर्ती रहे तो उनकी असली मेडिकल रिपोर्ट और जहर दिए जाने का जो गलत दवाएं दिए जाने की साजिश है वो दुनिया के सामने आ जाएगी? पाकिस्तान सत्ता के गलियारों को जानने वाले बखूबी ये जानते हैं कि जनरल असीम मुनीर और इमरान खान के बीच कोई सामान्य राजनीतिक मतभेद नहीं है, बल्कि ये 2 कट्टर दुश्मनों की आर पार की लड़ाई है। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने असीम मुनीर को DGISI के पद से अचानक हटा दिया था और उसी दिन से मुनीर की इमरान से निजी दुश्मनी शुरू हो गई थी। सेना प्रमुख बनने के बाद असीम मुनीर ने इमरान खान को सबक सिखाने की कसम खाई। 9 मई 2023 के दंगों के बाद जिस तरह से इमरान समर्थकों ने सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले किए, उसने मुनीर के गुस्से में घी का काम किया। शहबाज शरीफ केवल एक कठपुतली प्रधानमंत्री हैं, असली सत्ता तो मुनीर की उंगलियों पर नाचती है, ये दुनिया जानती है। मुनीर भी ये जानते हैं कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आए या जीवित रहकर चुनावी प्रक्रिया में लौट आए तो उनका और शहबाज शरीफ का राजनीतिक अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। और यही कारण है कि पाकिस्तान के मानवाधिकार कार्यकर्ता और स्वतंत्र विश्लेषक ये आरोप लगाते रहे हैं कि असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की जोड़ी जेल के भीतर ही इमरान खान की धीमी मौत यानी स्लो पॉइजनिंग या मेडिकल नेग्लिजेंस का ताना बाना बुन रही है। इमरान खान के वकीलों और परिजनों ने कई बार आरोप लगाया कि उन्हें अपने क्लाइंट से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इमरान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की तय समय सीमा बीतने के बावजूद अडियाला जेल प्रशासन ने उन्हें अवमानना याचिका और पावर ऑफ अटर्नी पर हस्ताक्षर कराने के लिए मिलने की अनुमति नहीं दी। इतना ही नहीं,
जब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के इलाज के लिए उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान और निजी डॉक्टर को शामिल करते हुए एक निष्पक्ष मेडिकल बोर्ड गठित करने और उन्हें प्राइवेट अस्पताल में इलाज की सुविधा देने का निर्देश दिया तो शहबाज शरीफ बौखला गए। शहबाज सरकार पूरी तरह से बौखला उठी। सरकार ने तुरंत इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। शहबाज सरकार का यह रुख साफ दिखाता है कि वो किसी भी कीमत पर इमरान खान को किसी आजाद या पारदर्शी मेडिकल टीम के हाथों में नहीं सौंपना चाहती। वो नहीं चाहती कि किसी स्वतंत्र डॉक्टर को यह पता चले कि इमरान खान के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग क्यों हो रही है और उनकी सेहत इतनी तेजी से क्यों गिर रही है। रावलपिंडी की अडियाला जेल को पाकिस्तान की तिहाड़ कहा जाता है। ये वही जेल है जो देश के हाई प्रोफाइल राजनीतिक कैदियों को प्रताड़ित करने और उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने के लिए कुख्यात रही है। 176 हाई सिक्योरिटी बैरकों वाली इस जेल में रेंजर्स, एलीट कमांडो और स्पेशल एजेंसियों का कड़ा पहरा रहता है। अगस्त 2023 से तोशाखाना सिफर और अलकादिर ट्रस्ट जैसे राजनीतिक रूप से प्रेरित दर्जनों मामलों में बंद इमरान खान को इसी जेल के एक छोटे से बैरक में अकेला रखा गया है। अगस्त 2023 से अब तक अदालत से कई मामलों में राहत मिलने के बावजूद सरकार हर बार कोई नया फर्जी मामला थोपकर उन्हें सलाखों के पीछे रोके हुए है। पाकिस्तानी हुकूमत की हरकतों का बारीकी से अगर विश्लेषण करें तो 3 बड़ी बातें शीशे की तरह साफ है। पहला, राजनीतिक भय। शहबाज शरीफ और उनकी पार्टी PMLN ये जानती है कि जनता के बीच उनकी लोकप्रियता शून्य हो चुकी है। अगर इमरान खान जेल में भी सामान्य रूप से स्वस्थ रहते हैं तो वो अपनी पार्टी के लिए ऊर्जा का स्रोत बने रहेंगे। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने की कोशिश। जब भी इमरान खान की मौत या बिगड़ती हुई तबीयत की खबर लीक होती है, अमेरिका और यूरोपीय संघ से दबाव आने लगता है और इसी दबाव से बचने के लिए सरकार नाटक के तौर पर उन्हें कुछ घंटों के लिए अस्पताल लाती है और फिर स्थिति संभालते ही वापस उन्हें जेल भेज देती है। तीसरा और सबसे बड़ा, धीमी मौत की रणनीति। अस्पताल से अचानक डिस्चार्ज करना, वकीलों को मिलने से रोकना, परिवार के डॉक्टरों को जांच से दूर रखना और लगातार रिव्यू पिटीशन डालना, ये तमाम कड़ियां इसी तरफ इशारा करती हैं कि पाक हुकूमत और उसकी सेना इमरान खान को सीधे गोली मारने के बजाय मेडिकल उपेक्षा के जरिए खत्म करने का खतरनाक खेल खेल रही है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि वहां की फौज और कठपुतली सरकारें अपनी राजनीतिक विरोधियों को मिटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर बेनजीर भुट्टो तक पाकिस्तान ने अपने ही नेताओं का लहू बहाया है और आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। शहबाज शरीफ और जनरल असीम मुनीर का ये दोगला और क्रूर रवैया ये साबित करता है कि वो न्याय या कानून का पालन नहीं कर रहे, बल्कि अपनी सत्ता की हवस और व्यक्तिगत दुश्मनी साधने के लिए 73 साल के एक पूर्व प्रधानमंत्री को तिल तिल मरने पर मजबूर कर रहे हैं। दुनिया इस तमाशे को देख रही है और अगर अडियाला जेल की सलाखों के पीछे इमरान खान के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसका सीधा जिम्मेदार पाकिस्तान का वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान और उसकी फौज ही होगी, जो साफ तौर पर लगातार इन कोशिशों में है कि इमरान खान वापस नहीं लौटे, वो सत्ता में नहीं आए, वो लोगों के बीच नहीं आए, बल्कि स्लो पॉइजन के जरिए सलाखों के पीछे ही इमरान का खात्मा हो जाए। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज और शहबाज शरीफ सरकार के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की आग अब बेकाबू हो चुकी है। दशकों से पाकिस्तानी सेना के जुल्म, आर्थिक शोषण और मानवाधिकार उल्लंघनों को झेल रही POJK की आवाम ने अब मुनीर की फौज और पाकिस्तानी हुकूमत को खुली चेतावनी दी है। दरअसल पालंदरी सहित पूरे POJK में सड़कों पर उतरे हजारों लोगों का साफ कहना है कि भारत का अभिन्न हिस्सा है ये POJK और पाकिस्तानी फौज की गोलियों का जवाब अब गोलियों और मुकम्मल आजादी से दिया जाएगा। दरअसल POJK में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में पिछले 71 दिनों से ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन चल रहा है।
पालंदरी में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जेएसी की कोर कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार अमन कश्मीरी ने पाकिस्तानी सत्ता और फौज की ईंट से ईंट बचाने की घोषणा कर दी है। सरदार अमन खान कश्मीरी ने साफ तौर पर पाकिस्तानी फौज के जनरल असीम मुनीर को ललकारते हुए कहा कि हम इस गोली के कानून को नहीं मानते। इन 71 दिनों में हमने अपने सीने तुम्हारे सामने पेश करके बता दिया है कि हम तुम्हारी गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। आवाम का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 100 से अधिक निहत्थे कश्मीरियों, महिलाओं और बच्चों की जान चली गई। प्रदर्शनकारियों ने याद दिलाया कि 4 अक्टूबर 2025 के मुजफ्फराबाद समझौते के तहत पाकिस्तान सरकार ने मांगे मानने का वायदा किया था, लेकिन मुकरते हुए निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी। पाकिस्तान सरकार द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर हिंसक अत्याचार के बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के खिलाफ पूर्व नागरिक अवज्ञा आंदोलन यानी जो सिविल डिसओबीडियंस की घोषणा कर दी है और इसी के साथ पीओजेके की जनता अब पाकिस्तान सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स या बिजली का बिल नहीं भरेगी, ये भी घोषणा कर दी गई है। सभी सरकारी स्कूलों, अदालतों और प्रशासनिक दफ्तरों का पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है। आवाम ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आसिम मुनीर की फौज ने अब किसी बेगुनाह नागरिक पर गोली चलाई तो पीओजेके के लोग शांत नहीं बैठेंगे और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी फौजियों की लाशें गिराई जाएगी। अमन कश्मीरी ने पाकिस्तान के उस झूठे कश्मीर नैरेटिव की धज्जियां भी उड़ाई, जिसका ढोल वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पीटता रहता है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पाकिस्तान खुद पीओजेके के लोगों पर अत्याचार कर रहा है तो उसे भारत पर उंगली उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने पूर्व पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के उस बयान की याद दिलाई, जिसमें बाजवा ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तानी टैंकों में तेल नहीं है और वे हिंदुस्तान से जंग लड़ने के काबिल नहीं है। बदहाली, लाचारी और गुलामी की मानसिकता में डूबा पाकिस्तान आज आंतरिक रूप से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। पीओजेके में भड़का ये जनाक्रोश कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के पूरी तरह टूटने का संकेत है। बलूचों ने अपनी जमीन से पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर आजादी की जंग तेज कर दी है। केपीके में पश्तूनों ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और सिंध में भी बगावत चरम पर है। आजादी के इतने दशकों के बाद भी पाकिस्तानी हुकूमत अपनी आवाम पर जुल्म ढाती है और विदेशी ताकतों की तारीफ में कसीदे पढ़ती है। जब संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पाकिस्तान के इस खूनी खेल पर चुप्पी साधे हुए हैं, तब पीओजेके की जनता ने यह तय कर लिया है कि वो अपने हक और पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी की लड़ाई खुद लड़ेंगे। पीओजेके हमेशा से भारत का अटूट और अभिन्न अंग रहा है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। आज पीओजेके के लोग अपने आत्मसम्मान और आजादी के लिए जो हुंकार भर रहे हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तानी जुल्म का अंत अब करीब है। पाकिस्तानी सेना की गोलियों के सामने सीना तान कर खड़ी पीओजेके की आवाम बहुत जल्द पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे को उखाड़ फेंकेगी और अपनी आजादी हासिल करके ही रहेगी। तो एक तरफ पीओजेके में पाकिस्तानी फौज और उसकी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है, तो दूसरी तरफ देखिए एक आवाज और बुलंद हुई है। आवाज बुलंद हुई है सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की। पश्चिम बंगाल से घुसपैठ किस तरह से हुआ करता था, ममता सरकार में ये सबने देखा, लेकिन जैसे ही सरकार बदली, सत्ता परिवर्तन हुआ, इस पूरे प्रकरण पर मुखरता के साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। पश्चिम बंगाल की इसी सीमा सुरक्षा को लेकर सियासत भी खूब तेज हो रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी स्थित सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के फ्रंटियर मुख्यालय में विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी। लेकिन इस कार्यक्रम का केंद्र सिर्फ विकास परियोजनाएं नहीं रही,
बल्कि भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा, सीमा पर बाढ़ और जमीन उपलब्ध कराने को लेकर राज्य की पिछली सरकार पर गंभीर सवाल भी उठे। गृह मंत्री ने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, हमने ममता बनर्जी से बीएसएफ को जमीन देने की लगातार अपील की, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनके ऑफिस जाकर उन्हें यह भी समझाया था कि यह जमीन बीएसएफ के लिए है, भाजपा के लिए नहीं। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को गद्दी पर बिठाया है। यानी गृह मंत्री के आरोप का केंद्र है सीमा सुरक्षा के लिए जमीन। अमित शाह का दावा है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जरूरी जमीन राज्य सरकार से मांगी गई थी, लेकिन उनकी अपील को स्वीकार नहीं किया गया। अमित शाह ने कहा कि वो 2014 से सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए 1129 एकड़ जमीन की मांग कर रहे थे। उनके अनुसार राज्य में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद ही ये जमीन उपलब्ध हो सकी। गृह मंत्री का कहना है कि जब तक देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक न पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है और न ही भारत। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल की लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है और सीमा सुरक्षा राज्य की आंतरिक सुरक्षा से सीधे जुड़ा विषय है। अमित शाह ने कहा कि उनके कई बार अनुरोध करने के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध नहीं कराई और यहीं से ये मुद्दा सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच जमीन के विवाद का नहीं रह जाता, सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता बन जाता है। केंद्र का तर्क है कि सीमा पर बाढ़, सुरक्षा ढांचा और सीमावर्ती बलों की आवश्यक सुविधाओं के लिए जमीन उपलब्ध होना जरूरी है। वहीं इस पूरे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को पश्चिम बंगाल की राजनीति के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। शाह ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य के किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा बल या सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रमों में कभी हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने इस परंपरा को तोड़ने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। शाह ने कहा कि एसएसबी कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और सीमावर्ती बलों के समारोह से पूर्व मुख्यमंत्रियों की दूरी ने गलत संदेश दिया है। यानी गृह मंत्री का संदेश साफ है, सीमा सुरक्षा को राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए क्योंकि सीमा पर तैनात जवान किसी दल के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए काम करता है। इसी कार्यक्रम में अमित शाह ने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। गृहमंत्री ने कहा कि वो आजादी के बाद देश में बनी पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम को उचित सम्मान नहीं दिए जाने से दुखी थे और इसी तरह सिलीगुड़ी का ये कार्यक्रम सीमा सुरक्षा से आगे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रभाव के सवाल से भी जुड़ गया। एक तरफ भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा है और 1129 एकड़ जमीन का मुद्दा है, दूसरी तरफ सीमावर्ती बलों के प्रति राजनीतिक नेतृत्व के रवैये पर भी सवाल है और तीसरी तरफ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान का मुद्दा है। संदेश यही है कि सीमा सुरक्षित होगी तभी देश सुरक्षित होगा और सीमा की सुरक्षा में राजनीति से ऊपर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देना ही सबसे बड़ा दायित्व है। पश्चिम बंगाल में अब देखना यही होगा कि अमित शाह के इन आरोपों पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की ओर से क्या जवाब आता है, क्योंकि ये विवाद सिर्फ जमीन का नहीं, सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय प्राथमिकता का भी सवाल बन चुका है। वाली सरकार को चुनकर बिठाया है और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा सीमा पर बाढ़ को पूरा लगा दिया जाए। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए।
हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। मैं आज इस मंच से बंगाल की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने एक राष्ट्रीय सुरक्षा को तरजीह देने वाली सरकार को चुनकर बिठाया है। मित्रों, आज सीमांत मुख्यालय सिलीगुड़ी के प्रशासनिक भवन 80 एकड़ में स्थापित किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। अब नई टीम की पहली बैठक होने जा रही है, जहां संगठन को मजबूत करने और आगे की रणनीति पर मंथन होने वाला है। इन्हीं नई जिम्मेदारियों के साथ पार्टी के सामने संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और आने वाले चुनावों की तैयारियों को धार देने की भी चुनौती होगी। और इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य से नई जिम्मेदारी के बारे में उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या होंगी, संगठन विस्तार का रोडमैप क्या होगा और चुनावी रणनीति क्या रहेगी, इन तमाम सवालों पर सुदर्शन संवाददाता मीनाक्षी श्रियान ने उनसे खास बातचीत की है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश से लाल सिंह आर्य जी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सर, जिस तरीके की जिम्मेदारी दी गई है आपको उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो इस मध्य प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं और इसके साथ ही देश को भी बड़ी उम्मीदें आपसे हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी ने अपनी टीम में जिस विश्वास और आशा के साथ मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। 43 साल से राजनीतिक सेवा कर रहा हूं पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह। जो भी मोर्चा मिले है, जो भी जिम्मेदारी मिली है, मैंने उसको पूर्णतः निभाने की कोशिश की है। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा और संगठन विस्तार के माध्यम से आम जनता की सेवा कैसे हो इसके पूर्ण प्रयास करूंगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से पहले आप एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अब उपाध्यक्ष बन चुके हैं, तो सर अब क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ नया आपके मन में आ रहा है करने के लिए? मुझे लगता है पद बदलते हैं, व्यक्ति नहीं बदलता। बिल्कुल सर। पद बदलते हैं, पार्टी की नीतियां नहीं बदलती, दिशा नहीं बदलती। पार्टी की हमारी नीति 1951 से जो चली आ रही वो आज तक है। बिल्कुल सर। और इसलिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी बराबरी बढ़ाना, जो विवेकानंद ने कहा है कि नर सेवा नारायण सेवा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, इस मंत्र को चरितार्थ नीचे तक करता है। संत रविदास जी ने कहा बेगमपुरा, जहाँ कोई डर नहीं हो, कोई भय नहीं हो, जहाँ सबके साथ सामाजिक न्याय हो। यही भारत के संविधान ने कहा, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक राजनीतिक न्याय अवसर की समानता। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन सब चीजों को कहीं ना कहीं समावेश किया है। एक प्रशासनिक अनुभव, एक राजनीतिक अनुभव, एक सामाजिक अनुभव वाली एक टीम है जी। और सामाजिक संतुलन हो चाहे भौगोलिक संतुलन हो, एक ऐसी टीम बनाई है जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में कहीं ना कहीं एक राम सेतु में जिस प्रकार से गिलेरी की भूमिका थी, उसी प्रकार से हम लोगों की कहीं ना कहीं एक भूमिका रहेगी और हम लोग प्राणपण से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जुटेंगे। सर, कल पहली बार बैठक होने वाली है नितिन नवीन जी के साथ, तो कैसा लग रहा है आपको? स्वाभाविक है, जब भी नई टीम गठित होती है तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक बैठक होती ही है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के क्या कार्यक्रम होंगे, क्या योजना होगी, परिचय भी होता है। नई जिम्मेदारी है तो स्वाभाविक है परिचय होना आवश्यक भी है। वैसे तो कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 15 साल से काम कर रहा है और विभिन्न पदों पे काम करते हुए एक सामाजिक पहचान भी है, राजनीतिक पहचान भी है, पार्टी के परिवार में भी पहचान है। लेकिन कल की बैठक में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको मार्गदर्शन करेंगे और उस दिशा में हम लोग तेज गति से दौड़ने का काम करें। तो ये थे बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रियान, सुदर्शन न्यूज़ दिल्ली। तो तैयारियां तेजी के साथ चल रही हैं क्योंकि चुनौतियां बहुत है और इधर उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है और इसी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया।
हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने संगठन के साथ साथ ब्राह्मण समाज को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। नई जिम्मेदारी के बाद हरीश द्विवेदी ने यूपी की सियासत और आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। वहीं राहुल गांधी के धरने और उनकी राजनीति पर भी हरीश द्विवेदी ने खुलकर अपनी मन की बात रखी। उन्होंने राहुल गांधी पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगाया। इन तमाम मुद्दों पर और विस्तार से बात की सुदर्शन न्यूज के दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने। पार्टी ने हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी है। हरीश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से ब्राह्मण चेहरे के रूप में आपका राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, ब्राह्मणों में खुशी की लहर दिखी दे रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के नाते कैडर की लगातार पार्टी समीक्षा करती है। कैडर के आधार पर जो भी काम करता है उसको दायित्व देता है। अब हर कार्यकर्ता किसी न किसी जाति का होता है, तो सभी का जातियों में सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि सबको लगता है कि हमारे बीच का एक कोई नौजवान जिसको पार्टी ने इतना बड़ा दायित्व दिया है, तो निश्चित रूप से सब लोग प्रसन्न है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, समस्त शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे इस महत्वपूर्ण दायित्व पर काम करने का अवसर पार्टी ने दिया है। जिस अपेक्षा के साथ पार्टी ने मुझे दायित्व दिया है, मैं निश्चित रूप से प्रयास करूँगा उन अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूँ और पार्टी के हित में जितना अधिक से अधिक कार्य हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से असम के प्रभारी थे, आपने असम को जितवाया। अब आपके खुद का जो गृह राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ चुनाव है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी लगातार आपकी सरकार पर हमले कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों का काम है हमला करना। देश की जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियां केवल स्टेटमेंट दे सकती हैं, जमीन पर काम तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जमीन पर जो काम केंद्र में मोदी सरकार ने किया है, प्रदेश में हमारी योगी सरकार ने किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी। एक आखिरी सवाल लेंगे। आज राहुल गांधी धरने में बैठे हैं एफआईआर कराने को लेकर, जो गले दिन चल रहा था उसको लेकर। नहीं, वो देखिए, राहुल गांधी का दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड देश की जनता देख रही है। जब जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कोई आंदोलन होता है तो राहुल गांधी आंदोलनकारियों के साथ होते हैं, लेकिन जब इंडिया अलायंस की सरकार में आंदोलन होता है तो वहाँ साथ नहीं देते हैं। अभी झारखंड में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, एक स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दिया। तो देश की जनता उनका दोहरा मापदंड देख रही है, इस नाते देश की जनता भी उनको सीरियस नहीं लेती। आप देख रहे हैं तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार आई, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो रहा है। तो देश की जनता उनको एक हास्य नेता के रूप में, हास्य कलाकार के रूप में जैसे हंसने के लिए उपयोग करते वही करती है। ठीक है, धन्यवाद। तो हरीश द्विवेदी साहब हैं जिनको की जिम्मेदारी दी गई है और दावा कर रहे हैं कि इस बार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हैट्रिक लगेगी। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो तैयारी जोरों पर है, लेकिन चुनौतियां भी हैं और चुनौतियों के बीच में प्राथमिकताएं भी तय होने वाली हैं। इन सब के बीच 19 अगस्त को शिलांग में हुई हिंसा और असम के वाहनों को असम नंबर के वाहनों को निशाना बनाए जाने की घटना के बाद असम और मेघालय के बीच तनाव बढ़ गया है। इस घटना के बाद दोनों राज्यों के बीच माहौल को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसका सीधा असर वाहनों की आवाजाही और यात्रियों पर दिखाई दे रहा है। इस घटना के विरोध में असम में व्यावसायिक वाहन चालकों ने मेघालय जाने वाले वाहनों को रोकना शुरू कर दिया। जोराबाट और खानापाड़ा में वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई, जिससे गुवाहाटी शिलांग के बीच टैक्सी और अन्य व्यावसायिक सेवाओं पर असर पड़ा। असम और मेघालय के बीच गुवाहाटी शिलांग मार्ग बेहद महत्वपूर्ण है। इस मार्ग पर बड़ी संख्या में लोग रोजाना आवागमन करते हैं और ऐसे में वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने से यात्रियों और वाहन संचालकों के सामने परेशानी बढ़ गई है। 19 अगस्त की घटना के बाद पैदा हुआ तनाव अब परिवहन सेवाओं तक पहुंच गया है। असम नंबर के वाहनों को निशाना बनाए जाने की घटना के बाद असम में व्यावसायिक वाहन संचालकों के बीच भी नाराजगी देखी जा रही है। इसी विरोध में मेघालय जाने वाले वाहनों को रोके जाने की स्थिति बनी है। जोराबाट और खानापाड़ा में इसका असर दिखाई दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्थिति को लेकर बातचीत की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने बातचीत के दौरान स्थिति पर चर्चा की है और शांति एवं संयम बनाए रखने की भी अपील की गई है। दोनों राज्यों के बीच बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 19 अगस्त की घटना के बाद
तनाव को और बढ़ने से रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। किसी भी तरह की प्रतिक्रिया या विरोध अगर आगे बढ़ता है तो उसका असर आम लोगों और दोनों राज्यों के बीच सामान्य आवाजाही पर पड़ सकता है। फिलहाल सबसे जरूरी है कि यात्रियों और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही गुवाहाटी शिलांग के बीच सामान्य परिवहन सेवाओं को जल्द बहाल किया जाए। असम और मेघालय के सामने अब यही चुनौती है कि 19 अगस्त की घटना के बाद बढ़े तनाव को और फैलने से रोका जाए। दोनों राज्यों की सरकारों की जिम्मेदारी है कि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए, लोगों के बीच भरोसा कायम किया जाए और किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को दोबारा पैदा होने से रोका जाए। क्योंकि ये विवाद सिर्फ दो राज्यों के बीच तनाव का विषय नहीं है, इसका सीधा असर आम यात्रियों, टैक्सी चालकों और व्यावसायिक वाहन चालकों पर पड़ रहा है। ऐसे में बातचीत, शांति और संयम के जरिए हालात को सामान्य करना ही सबसे जरूरी कदम है। शिलांग की हिंसा के बाद असम मेघालय तनाव पर यह बड़ी तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। पिछले 19 अगस्त को मेघालय की सड़कों पर जो असम की गाड़ियों पर हमला हुआ है, उस घटना में असम के आम फैमिलीज, बच्चों पर भी हमला हुआ है। इस घटना के बाद फिलहाल दोनों राज्यों के बीच तनाव का माहौल है। गुवाहाटी से जो भी सड़कें शिलांग तक पहुंचते हैं, उसमें प्रमुख इलाका जैसे खानापारा, जोराबाद वगैरह पे फिलहाल असम की ड्राइवर्स एसोसिएशन की प्रोटेस्ट जारी है। प्रोटेस्टर्स का डिमांड है जल्द से जल्द मेघालय गवर्नमेंट जिन गाड़ियों पे नुकसान हुआ है टैक्स की वजह से, उसका भरपाई करे और यहाँ की ड्राइवर्स की सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन की बात करे। फिलहाल जो भी गाड़ी मेघालय के लिए एलपीजी सिलेंडर्स और जरूरी सामान लेके जाते हैं, उन पर बाधा आरोप है मेघालय पहुंचने में। एक तरह से इकोनॉमिक ब्लॉकेट यहाँ पे है और जब तक मेघालय गवर्नमेंट्स यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस की डिमांड नहीं मानते हैं, तब तक असम के प्रोटेस्टर्स की तरफ से एक तरह से इकोनॉमिक ब्लॉकेट जारी रहेगी। दोनों राज्य की सीएम्स ने इस घटना पे बातचीत किया है और स्वाभाविक स्थिति वापस लाने के लिए लोगों पे अपील भी किया है। हालांकि परिस्थिति अभी भी स्वाभाविक नहीं है, प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। असम से मैं बेरोबत शर्मा, सुदर्शन न्यूज। इधर भारत और थाईलैंड की सेनाएं एक बार फिर साथ मिलकर अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रही हैं। थाईलैंड में भारत थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री XV का 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास 18 से 31 अगस्त 2026 तक थाईलैंड के सूरत थानी स्थित विभावदी रंगसिट कैंप में चलेगा। इस सैन्य अभ्यास में भारत और थाईलैंड की सेनाओं की 85 यानी 85 जो जवान हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व 9 गोरखा राइफल्स कर रही है, जबकि रॉयल थाई सेना की ओर से 25वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की 3री बटालियन के सैनिक शामिल हैं। इस अभ्यास की शुरुआत एक ओपनिंग सेरेमनी के साथ हुई। इसकी अध्यक्षता रॉयल थाई सेना के 4थे आर्मी एरिया के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोराथिप फोयनोक ने की। अब सवाल है कि आखिर इस सैन्य अभ्यास का मकसद क्या है। सीधे शब्दों में समझे तो भारत और थाईलैंड के सैनिक एक दूसरे के साथ मिलकर ऐसे अभियानों की ट्रेनिंग कर रहे हैं जिनमें जंगल और सेमी अर्बन इलाकों में विद्रोह रोधी और आतंकवाद रोधी ऑपरेशन चलाने पड़ सकते हैं। यानी दोनों देशों के सैनिक सिर्फ हथियार चलाने की ट्रेनिंग नहीं ले रहे, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर ऑपरेशन करने का अभ्यास भी कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ जनमत के आज के सफर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।